हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा एफर्ट कैरियर क्लासेस। आप जानते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट श्योर सक्सेस। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए और सक्सेस गेन करिए। आज आपको एफर्ट लगाना है रैपिड रिवीजन सीरीज के लिए, नीट के लिए, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीजेज में। राइट, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये एनसीईआरटी इसको शुरू करती है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से, और ये लिखती है कि बेस्ड ऑन प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स ऑफ ग्रीक अर्ली अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ये बताती है, ये थियरी बताती है कि सर्टेन बॉडी ह्यूमर होते हैं जो हेल्थ को मेंटेन करते हैं, लाइक ब्लैक बाइल। यदि किसी के अंदर मोर ब्लैक बाइल है, मोर ब्लैक बाइल, तो बिलोंग टू व्हाट? हॉट पर्सनालिटी, राइट, हॉट पर्सनालिटी एंड हैव फीवर, उस पर्सन में फीवर भी होता है। बट विलियम हार्वे क्या किया? इसको डिस्कार्टेड द या डिसअप्रूव्ड द हाइपोथेसिस, डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। कैसे इन्होंने डिसअप्रूव किया? बाय एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। राइट, तो आपको याद रखना है कि विलियम हार्वे ने इसको क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया। अब आगे है कि हमारे माइंड जो कंडीशन सिचुएशन है उसका हेल्थ पर रोल, बहुत मेजर रोल है। तो जो माइंड है, ये इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसेस किसको इन्फ्लुएंस करता है? राइट, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है किसको? आवर हेल्थ, राइट। हाँ, माइंड या मेंटल स्टेटस इन्फ्लुएंस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को थ्रू किसके थ्रू? न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इनके थ्रू जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि यदि हमारी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। राइट, इसके साथ ही हम कुछ जो फैक्टर्स दिए हैं एनसीईआरटी में जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन फैक्टर्स को याद रखेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट, लाइफ स्टाइल है, और जो एक्वायर्ड डिजीजेज हैं, इन्फेक्शंस हैं, तो ये हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया हैं, राइट, डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेन। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, पैथोजेन। तो डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, ये डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स हैं, इनको हम पैथोजेन कहते हैं। जो डिजीजेज हैं आप पढ़ेंगे इसमें, डिजीजेस ये दो तरह की आप पढ़ेंगे, राइट, एक इन्फेक्शियस और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस हैं ये कम्युनिकेट करती हैं, स्प्रेड होती हैं, ये कम्युनिकेबल होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, राइट,
और ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, नॉन कम्युनिकेबल, राइट। नॉन कम्युनिकेबल में एग्जाम्पल दिया है कैंसर का, कैंसर ये मेजर कॉज ऑफ डेथ, मेजर कॉज ऑफ डेथ ये है। जो कम्युनिकेबल हैं इनमें ढेर सारे हैं, बैक्टीरियल हैं, वायरल है, राइट, फंगल हैं। तो इनमें आपको टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये याद रखना है, राइट। साथ में आपको याद रखना है मलेरिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस एंड रिंगवर्म। इन डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स और मोड ऑफ इन्फेक्शन को आपको याद रखना है। जो कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन है इनमें टाइफाइड, टाइफाइड टाइफाइड में इसका जो कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, ये मैचिंग वाले में ये क्वेश्चन दे देता है टाइफिमोरियम, राइट। जो मोड ऑफ इंफेक्शन है, ठीक है, दैट इज फिको ओरल, मीन्स ये जो कंटामिनेटेड फूड है या वाटर है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इससे ये फैलता है, राइट। ये साइट ऑफ इंफेक्शन इंटेस्टाइन है, ठीक है। और फिर इसका जो सिम्टम है वो है फीवर, सस्टेन्ड फीवर, यानी मेंटेन रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, बॉडी एक, रेस्टलेसनेस। यदि अनट्रीट रहा, इफ अनट्रीटेड, तो ये इससे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और ये फिटल हो जाता है, घातक, इससे डेथ हो सकती है। इसका जो टेस्ट है, राइट, वो है विडॉल, तो आपको ये याद रखना है। और एंटीबायोटिक से ये ट्रीट होता है। नेक्स्ट आपको इसमें न्यूमोनिया याद रखनी है। न्यूमोनिया के लिए, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, न्यूमोनिया के लिए आपको याद रखना है कि इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो दो हैं। एक है स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, राइट। इसमें क्या होता है कि ये वाला
अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाम में इन्फ्लुएंजी है तो लगता है इन्फ्लुएंजा होगा, बट ये निमोनिया कॉज करता है, राइट। ये जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका, मोड ऑफ इन्फेक्शन, राइट, वो ड्रॉपलेट है, यानी स्नीजिंग और कफिंग से आता है। ड्रॉपलेट और एरोसॉल, जो पेशेंट है उसके कफिंग स्नीजिंग से आएगा, दूसरों को ये फैलेगा। जो साइट ऑफ इंफेक्शन है वो है लंग एल्वुलाई, लंग एल्वियोलाई, जो एयर सैक एंजाइटी ने लिखा है। और जो सिम्टम है इसमें, जो एल्वुलाई है, एयर सैक है, वो फ्लूइड से भर जाते हैं, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को फीवर भी होती है, कफिंग होती है, राइट, और उसके नेल्स और लिप्स ग्रे टर्न हो जाते हैं, राइट। तो कफ, फीवर, बॉडी एक, इन सिवियर केस nails and lips turn gray to bluish, ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं ये, राइट। इसके अलावा आगे जो डिजीज दिया हुआ है वो वायरल दिया हुआ है और कॉमन कोल्ड, यानी वायरल, वायरल में कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में जो पॉजिटिव एजेंट है वो है राइनो वायरस, राइनो वायरस। ये बहुत फास्ट फैलता है, ये हाईली कम्युनिकेबल है, और इसमें जो सिम्टम्स हैं आपको याद रखना कि नेजल कंजेशन हो जाता है, नेजल डिस्चार्ज आता है, ठीक है, बॉडी एक होती है, रेस्टलेसनेस होती है, राइट। तो ये सारे इसके जो है कॉमन सिम्टम है। जो इसका साइट ऑफ इंफेक्शन, ये आपको याद रखना है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपको याद रखना है, नेबर द लंग, ये लंग्स में कभी नहीं जाता, नेबर द लंग्स, ये बस आपके थ्रोट तक आएगा, गले तक आएगा। इसीलिए कॉमन कोल्ड में शोर थ्रोट और बोलने में प्रॉब्लम, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो जाती है। तो ये आपको याद रखेंगे, और अपने आप ये 3 to 7 डेज में ये ठीक हो जाता है, अपनी इम्यूनिटी इसको ठीक कर देती है, राइट। देन आपको आगे मलेरिया, मलेरिया जो एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है ये, और जो इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, राइट। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, फैल्सीपेरम, इससे मैलिग्नेंट मलेरिया होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो काफी फेटल होती है, घातक होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया। भाई ये जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट, यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है ये प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलिस, फीमेल
एनोफिलीज मॉस्किटो में ये कंप्लीट होता है, राइट। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में कंप्लीट होगा। अब इसके बिल्कुल शॉर्ट लाइफ साइकिल देखें। लाइफ साइकिल तो जब फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है तो एक स्टेज प्लाज्मोडियम का ब्लड में डालती है, दैट इज स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन ब्लड विथ बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो बाइट के साथ ये आ जाता है, यानी यही इन्फेक्टिव स्टेज है। देन स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई in liver cell, then multiply in RBC। जब RBC से निकलते हैं यानी रिलीज फ्रॉम RBC, जब RBC से निकलते हैं तो ये हीमोज्वाइन भी रिलीज करते हैं, रिलीज अ टॉक्सिन हीमोज्वाइन। और इसी हीमोज्वाइन से क्या आता है, मलेरिया का सिम्टम स्टार्ट, मलेरियल सिम्टम, इससे मलेरियल सिम्टम्स आते हैं, राइट। और मलेरियल सिम्टम में पहले क्या आएगी, चिल, ठंड आएगी, कपकपी आएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर स्वेटिंग होगी और फिर सब नॉर्मल हो जाता है, बट पेशेंट फील एग्जॉस्टेड। जो ये रिलीज होते हैं तो फिर से री एंटर इन आरबीसी, आरबीसी में जाते हैं और कन्वर्टेड इनटू गैमेटोसाइट, ये गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आरबीसी के साथ ये इन मॉस्किटो, जब मॉस्किटो ब्लड सक करती है तो ये मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, जहां पर ये डेवलप इनटू स्पोरोजोइट, राइट। उसके गट वॉल में ये स्पोरोजोइट्स में डेवलप हो जाते हैं और स्टे इन सैलिवरी ग्लैंड, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में स्टे हो जाते हैं और फिर मॉस्किटो बाइट करती है, ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स फिर कहां आ जाएंगे, ह्यूमन में आ जाएंगे, राइट। तो ये आपको ये साइकिल एनसीईआरटी में जो साइकिल दी है, ये आपको साइकिल इसके लिए याद रखना है, राइट। देन आता है कि एस्केरियासिस, जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट एस्केरिस दैट इज राउंड वर्म है। जो साइट ऑफ इंफेक्शन है वो अगेन इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, और इससे जो सिम्टम है इनमें इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, कंजेशन, ठीक है, ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया, ठीक है, वेट लॉस, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, एपेटाइट लॉस। और ये सॉइल में एस्केरिस के एग या उसके एम्ब्रियोनेटेड जो एग्स होते हैं वो होते हैं और फिर
फूड के साथ, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के साथ ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं। दूसरा है फाइलेरियासिस। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है बुचरेरिया बैनक्रफ्टी एंड बुचरेरिया मलेई। तो दो हैं, बुचरेरिया बैंक्रफ्टी एंड बुचरेरिया मलेई, राइट। जो साइट ऑफ इंफेक्शन है वो है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स है, और उसको ये ब्लॉक कर देते हैं और इससे जो डिजीज होती है एल्फेंटिएसिस, swollen lower limbs with deformity of स्किन एंड टिश्यू। जो स्किन और टिश्यू हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक, और ये वर्षों तक बॉडी के अंदर ये परसिस्ट कर सकता है, ये रह सकता है। देन रिंगवर्म। रिंगवर्म का जो कॉजेटिव एजेंट है ये फंजाई है, फंजाई। इसमें जो जीनस हैं, जीनस इसमें 3 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, माइक्रोस्पोरम, एपी डर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, राइट। ये कॉन्टामिनेट करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं, यानी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ये सॉइल, इनके स्पोर सॉइल में पाए जाते हैं, सॉइल से टच होता है तो फिर ह्यूमन के बॉडी पर, ये स्किन पर, हेयर में, नेल्स पे ये स्प्रेड हो जाते हैं और स्केलिलेशन विथ इंटेंस ईचिंग ये कॉज करते हैं। फिर उस पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन के जो बिलोंगिंग्स है, उसके कॉम्ब है, क्लॉथ है, उसका कोई यूज करता है तो उससे भी ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, राइट। और इसमें ड्राई स्केलिलेशन आते हैं और उसमें इंटेंस ईचिंग होती है, राइट। और जो क्लीनेस है, साफ सफाई है, उससे हम इन सारे इन्फेक्टिव कंटेजियस डिजीजेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। देन आपको पढ़नी है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में 2 तरह की इम्यूनिटी है, एक आप पढ़ेंगे कि इनेट इम्यूनिटी और दूसरी पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, हेरिडिटरी होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए है, ये सबके लिए, मैक्सिमम के लिए, राइट। ये प्रोटेक्ट करती है, फाइट करती है कि इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ना होने पाए। ये वर्क करती है विथ हेल्प ऑफ बैरियर, राइट, वर्क्स विथ हेल्प ऑफ वेरियस, राइट। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये हेरिडिटरी है, राइट, और एंड बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ, ये हर एक के अंदर बाय बर्थ है। जो वेरियर्स हैं, वेरियर्स, इन बैरियर्स में आप देखेंगे कि फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इन ट्रैक्ट में, इन ट्यूब्स में अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है कि जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है और सेल के अंदर जाने से रोकता है। स्किन केराटिनाइज है,
तो ये भी नहीं जाने देती, राइट। देन आता है फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में दिया हुआ है कि जो सलाइवा है, इसके अंदर लाइसोजाइम आते हैं, सलाइवा। जो टीयर है, आई से आता है, ठीक है, टीयर्स फ्रॉम आईज। जो नेजल सिक्रेशन है, एंड HCl ऑफ स्टमक, ये माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं और सेल में जाने से पहले उसको ये किल कर देते हैं। देन है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में सम स्पेसिफिक WBCs like polymorphonuclear leukocyte neutrophil, monocytes, NK cell इन ब्लड। ये सारी जो सेल्स हैं, यदि कोई इंफेक्शियस पार्टिकल ब्लड में चला गया तो उसको ये किल कर देती है, यानी ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो फिजिकल बैरियर है ये और फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सेल के बाहर ही इसको मार देता है, ये सेल के अंदर चली गई तब मारता है। प्लस एक और दिया है कि मैक्रोफेजेज ऑफ टिश्यू, मैक्रोफेजेज इन टिश्यू, ठीक है, ये भी माइक्रोब्स को किल करते हैं और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट दिया है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में यह है कि जब वायरस से कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो वो सेल इंटरफेरॉन निकालती है, interferon from virus infected cells which prevent propagation of virus in another healthy cell। तो ये इनेट इम्यूनिटी आ गई। इसके बाद जो इम्यूनिटी आती है वो आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप पढ़ोगे कि ये स्पेसिफिक होती है, ये मेमोरी बेस होती है, ये नॉन हेरिडिटरी है, ये नॉन हेरिडिटरी है, यानी ये अगली जनरेशन में, ये नहीं है कि एक को है तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी, राइट। एंड डन बाय स्पेसिफिक टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो टी सेल्स से जो इम्यूनिटी मिलती है, ये टी सेल इफेक्टर टी सेल में बदलती हैं। टी लिम्फोसाइट्स हैं ये, जब ये किसी माइक्रोब से इंटरेक्ट करती हैं तो एक्टिव हो जाती है, इफेक्टर में बदलती हैं और फिर वो माइक्रोब्स को किल कर देती हैं, फैगोसाइट कर देती हैं। तो इसे हम बोलते हैं टी सेल प्रोवाइड CMI, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन मीन्स इनके अंदर
कैपेबिलिटी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की। तो जब किसी के अंदर कोई ग्राफ्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको ये पहचान लेती है कि हमारा नहीं, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है और ये हो सकता है डेंजरस हो, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करके खत्म कर देती है। तो ये इसीलिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है, साइक्लोस्पोरिन, कि जिससे क्या हो जाए कि ये काम करना बंद कर दें, स्लो डाउन कर दें। जो बी सेल हैं, बी सेल ये प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए लिखा कि प्रोवाइड्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट, या और एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जिसको AMI बोलते हैं। जब ये सेल, जब बी सेल, बी लिम्फोसाइट है, इंटरेक्ट विथ एंटीजन, जब ये एंटीजन से इंटरेक्ट करती हैं तो सिक्रीट इम्यूनोग्लोबिन IG और एंटीबॉडी जिसको हम H2L2 भी कहते हैं, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी में कम से कम दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होती हैं जो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं, और ये हेल्प टू एलिमिनेट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। तो इस तरह से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये टी सेल और बी सेल से, ठीक है, ऑपरेट होती है। जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स आता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है यानी आफ्टर फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द एंटीजन, वो स्लो होता है, डिलेड होता है, लेस इंटेंसिफाई होता है, इसमें अराउंड 2 वीक का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें सेल्स को एक्टिव होना होता है, राइट, इफेक्टर सेल में चेंज होना होता है, फिर वो काम करती है। बट यदि सेकेंड टाइम उसी एंटीजन का एनकाउंटर हुआ, ठीक है, या उसी बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ, तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स वो जो रिस्पॉन्स है वो इंटेंसिफाई होता है या एनामनेस्टिक होता है, हाईली इंटेंसिफाइड, क्विक होता है, ये 2 से 3 दिन में इसका इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होता है, बिकॉज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन की मेमोरी पे है, तो ये सेल्स बहुत फास्ट काम कर जाती है। देन अब जो इम्यूनिटी है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। एनसीईआरटी में दिया है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, यानी जो बॉडी की डिफेंस पावर है टू फाइट अगेंस्ट माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटीजन, राइट, इज ऑफ 2 टाइप। एक्टिव इम्यूनिटी जो सेल्फ बॉडी के अंदर जनरेट होती है,
यानी सेल्फ बॉडी जनरेटेड, आपके बॉडी में ही सेल्फ जनरेट होती है। और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडेड थ्रू प्री फॉर्म्ड provided with injection passive immunity done by injection or ingestion of pre-formed एंटीबॉडीज, राइट। ये पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज दिया जाता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। एक्टिव जो इम्यूनिटी है ये अपने बिगिनिंग में आप देखेंगे कि प्राइमरी रिस्पांस आएगा तो स्लो होगी, बाद में ये फास्ट हो जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी अगेन ऑफ टू टाइप, ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यदि किसी पर्सन के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन के बाद वो ठीक हो जाता है तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी आती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी बाय नेचुरल इन्फेक्शन जिसमें टी सेल बी सेल एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिवेट टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो आर्टिफिशियल है ये वैक्सीन के थ्रू एक्टिवेट की जाती है टी सेल बी सेल को, बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, राइट। यदि वैक्सीन दी जा रही है और उससे एक्टिवेट हो रही हैं, यानी लीडिंग एक्टिवेशन of T cell and B cells. अगेन आप देखेंगे कि जो पैसिव इम्यूनिटी है ये भी दो तरह की है, नेचुरल यानी एंटीबॉडी हर एक इंसान को अपने मदर से मिलती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इन अर्ली चाइल्ड एज, और आर्टिफिशियल और नेचुरल का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, IgA एंटीबॉडी ए इन कोलोस्ट्रम, ठीक है, अर्ली मिल्क। और आर्टिफिशियल में इसकी क्या दी जाती है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी की वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन इसमें किया जाता है। और इसमें जैसे एंटी रेबीज सीरम, ATS एंटी टिटनस सीरम, इसमें एंटी होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी वेनम, जो स्नेक बाइट में दिया जाता है, राइट। तो ये जो है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है कि जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एलर्जी में। एलर्जी जो है ये एग्जाजरेटेड
इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी इम्यून सिस्टम का ये ओवर रिस्पॉन्स है। जब किसी एलर्जेंस या एंटीजेन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है, ओवर एक्शन करने लगता है, तो इसे हम कहते हैं एलर्जी। इसके जो कॉमन सिम्टम है, आप जानते हैं कि रेडनेस ऑफ आई, नेजल कंजेशन, राइट, स्नीजिंग, कफिंग, माइल्ड फीवर, ये सारे जो इसके सिम्टम है, राइट। अब जो एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है, यानी सिम्टम्स, फ्रीजी, congestions and discharge, redness of eyes, sneezing and coughing, sneezing and coughing, mild fever, राइट। तो ये सारे इसमें सिम्टम आते हैं। एक इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसमें हम एंटी हिस्टामाइन देते हैं, एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन, राइट, क्योंकि एलर्जेंस हिस्टामाइन रिलीज को इनहांस कर देता है। तो ये एंटी हिस्टामाइन क्या करेगा, उसको काउंटर करेगा। आप इसमें कॉर्टिसोल दे सकते हैं और इमरजेंसी ड्रग्स, ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इनका भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एलर्जी को ये कम कर देता है, डाउन कर देता है। देन आप पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी। जो हायर वर्टिब्रेट है, इनके अंदर ये पावर आया कि जो इम्यून सिस्टम है सेल्फ नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, राइट। उसके अंदर मेमोरी होती है कि ये हमारा है और ये हमारा नहीं है, और उसी पर वो काम करता रहता है। जब इन्फेक्शन होता है तो बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं तो उनको पहचान लेता है कि भाई ये हमारा नहीं है, और उसको किल करो। उसके लिए प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, टी सेल बी सेल इन्वॉल्व होती है और उसको एलिमिनेट करती हैं। लेकिन कई बार वो अपने टिश्यू को फेल कर जाता है टू रिकॉग्नाइज एज सेल्फ, उसको लगता है नॉन सेल्फ है। इसके एनसीईआरटी ने लिखा कि जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं और बहुत ढेर सारे अननोन रीजन है, अभी तक नहीं पता चला, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है, राइट। और वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने लगता है, फिर उससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या आता है कि सेल्फ अटैक ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑन ओन बॉडी टिश्यू और cells due to failure of self recognition for that tissue और cells, उस टिश्यू या सेल्स के लिए रिकॉग्नाइजेशन का फेल हो जाने से होता है। माइट बी जेनेटिक और
अननोन रीजन्स, इसके जेनेटिक या अननोन रीजन्स होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, रियोमेटिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जिसमें ज्वाइंट स्वेल कर जाते हैं, पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइट, और फिर जो पेशेंट है उसको मूव करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, राइट। अब इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट, इसमें इम्यून सिस्टम में बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स होती हैं और कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। फिर जो ये ऑर्गन्स हैं इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स, उनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये जो लिम्फॉइड्स ऑर्गन हैं ये दो तरह के हैं, आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी lymphoid organ and secondary lymphoid organ, प्राइमरी lymphoid organ और सेकेंडरी। जो प्राइमरी lymphoid organ है इसमें दो हैं, एक है बोन मैरो, बोन मैरो, और दूसरा है थाइमस, थाइमस। इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइट ऑफ ओरिजिन और या एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी सेल एंड बी सेल्स। यहां टी सेल्स और बी सेल्स क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी और मैच्योर होंगी, राइट, एंड कन्वर्टेड इन टू एंटीजन सेंसिटिव मैच्योर टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, राइट, प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरेक्शन विथ एंटीजन टू टी सेल्स एंड बी सेल्स। यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करेंगे? साइट ऑफ इंटरेक्शन, जहां ये एनकाउंटर करेंगे टी सेल बी सेल, किसको? एंटीजन को, बैक्टीरिया वायरसेस को। ये तो राइट, तो इसके जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल इनमें स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of intestine, और लास्ट में दिया है माल्ट, म्यूकोजा associated lymphoid tissue of mucous membrane of gastrointestinal tract, respiratory tract
एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक, राइट। इन ट्रैक के नीचे के जो टिश्यू है उसमें ये माल्ट होता है और ये सेकेंडरी लिम्फोइड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माल्ट है, ये दिस माल्ट contributes 50% of total lymphoid tissue। जो टोटल लिम्फोइड टिश्यू हैं उनका ये 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देन एड्स, यहां पर भी डिटेल नहीं चलेंगे, शॉर्ट में इसको करते हैं। एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, ठीक है। इसका जो जीनोम है, जीनोम वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है विथ linked with enzyme reverse transcriptase and एंटीग्रेज, दो एंजाइम है, राइट। इसमें 2 कॉपीज ऑफ जीनोम होता है, ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, राइट। ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है और कॉन्टिन्यूसली रिप्लिकेट करता रहता है, अपना नंबर बढ़ाता रहता है। इसलिए जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड HIV फैक्ट्री। एनसीईआरटी में दिया हुआ भाई, HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री कहते हैं। मैक्रोफेजेस से निकलता है तो फिर ये T सेल में जाता है, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक फिगर ऐसे बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, राइट, कि ये T सेल है, T सेल का ये न्यूक्लियस है, राइट। यहाँ पर ये HIV आया, HIV जिसके अंदर ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, साथ में इसमें ये एंजाइम जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा कि अपना RNA यहाँ पर डालता है, राइट, और फिर इस RNA से, ये RNA है, इससे सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनता है, DNA, फिर इसका डुप्लीकेशन होगा और डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाएगा। ये DNA फिर जाके जो है ये अटैच हो जाएगा, कहाँ, इसके जीनोम में, और यहाँ आके ये अटैच हो गया। जब अटैच हो जाता है तो ये रिप्लिकेट करता है और ढेर सारा RNA बनाना शुरू कर देता है, RNA पार्टिकल बनाना शुरू कर देगा, और ये RNA जो है फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वायरल पार्टिकल में, राइट। ये वायरल पार्टिकल्स हैं और ये वायरल पार्टिकल इसमें से बाहर निकलेंगे और इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरी सेल्स को, राइट। दे इन्फेक्ट न्यू सेल्स, न्यू हेल्पर T सेल्स, और इस तरह से हेल्पर T सेल्स के काउंट में डिक्रीज आ जाती है। जैसे हेल्पर T सेल के काउंट में डिक्रीज आती है तो उस पर्सन को की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब उसको इन्फेक्शन होते हैं तो वो बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती एंड पर्सन इज सफर फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, इन्फेक्शन ऑफ HIV, ठीक है, रिजल्ट्स डिक्रीज इन T सेल काउंट, राइट। हाँ, एक बात लिखा है कि जब ये
टी सेल के अंदर, ये टी सेल है, ठीक है, टी सेल है, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो टी सेल तब जिंदा रहती है, मर नहीं जाती, उस समय जिंदा रहती है, नहीं तो ये खुद नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगा, तो रिमेन लाइव, राइट। टी सेल काउंट में डिक्रीज results opportunistic diseases AIDS and death, राइट। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज में उसको जो है कोई भी इंफेक्शन हुआ, सपोज कोई ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया गया तो वो मल्टीप्लाई ही करता रहेगा, लंग्स में फंगल का इंफेक्शन हुआ वो ठीक नहीं होगा, उसको डिसेंट्री ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से पर्सन को सेवरल डिजीजेज हो जाती हैं, इवन ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, स्किन का कैंसर हो जाता है, कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, और साथ में उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और डिसेंट्री रहेगी, फीवर रहेगा, और फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, कुछ ड्रग्स हैं जो उसके लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। वास्तव में वो ड्रग्स जो है, जैसे AZT जो ड्रग्स है, ड्रग्स AZT सबसे कॉमन यूज होने वाली ड्रग्स है। ये ड्रग्स नाइट्रोजनस बेस एनालॉग होती हैं, एजिडोथाइमिडीन। ये ड्रग्स जो वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है सेल के अंदर, यहां पर जो ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, रोक देती है, क्योंकि जो नेचुरल जो नाइट्रोजनस बेसेज हैं उनके जगह ये ड्रग्स जाके जुड़ जाती है और फॉल्टी जीनोम बना देती है, आगे उससे वायरस नहीं बन पाता, ग्रो नहीं कर पाता। बट ये परमानेंट कोई क्योर नहीं है, लाइफ थोड़ी सी उसकी क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, राइट। देन हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, इसको भी सॉर्ट करेंगे। कैंसर ये तब होता है कि जब जो फेलियर ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और फेलियर of normal cellular regulatory mechanism जो हेल्दी सेल होती हैं, जब वो डिवाइड कर रही होती हैं और सर्टेन सेल से सराउंड होने लगती हैं, तो इटसेल्फ उनका जो डिवीजन की प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, और फिर टिश्यू डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है, अलग टिश्यू में बदलने लगता है। बट उसका एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, लेकिन कभी कभी ये किसी एजेंट के वजह से, किसी कंडीशन की वजह से ये फेल हो जाता है, और सेल एक बार डिवीजन स्टार्ट करती है तो कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट की ही रहती है और मास ऑफ सेल बनाती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, राइट। तो जो फेलियर है, रिजल्ट्स continuous cellular divisions resulting mass of cells called tumor। यदि ये ट्यूमर अर्ली स्टेज में है तो इसे हम बेनाइन कहते हैं, लेट स्टेज में ये मैलिग्नेंट कहलाता है। मैलिग्नेंट जो बिनाइन ट्यूमर है ये हार्मलेस है, हार्मलेस, लोकेलाइज्ड है, एंड कैन नॉट बी कंसीडर एज कैंसर। जबकि जो मैलिग्नेंट है
इसकी जो सेल्स हैं कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करती रहती हैं और दूसरे टिश्यू में स्प्रेड होती रहती हैं। ट्यूमर cells undergoes a process of spreading. Spreading to other healthy tissue. Damage the healthy tissue, organ and ये फेटल है, इससे डेथ होती है। ठीक है, तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये डेथ कॉजिंग है एंड कॉल्ड कैंसर। ये कैंसर है। नेक्स्ट, जो डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर का डिटेक्शन आज मैक्सिमम जो टेक्निक प्रेजेंट है सबसे हो जाता है, राइट। एक तो जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। ब्लड का एग्जामिनेशन करके जैसे ब्लड कैंसर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एक्सरे से बोन मैरो का, उसमें ट्यूमर बन रहा है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब से जो है टिश्यू को क्लियरली एग्जामिन कर लेते हैं और फिर उसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ को देख सकते हैं, ट्यूमर को देख सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड की एक्सरे होती है, मेमोग्राफी होती है, उसमें अनवांटेड लंप दिख रहा है तो कैंसर हो सकता है, राइट। इसके ट्रीटमेंट में अर्ली स्टेज में तो सर्जरी करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, राइट। बट इसका भी कुछ केस में परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मैक्सिमम में ये कंट्रोल हो जाता है बट कुछ अभी भी परमानेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ अभी एनसीईआरटी में लिखा है कि ड्रग्स यूज होती हैं जो इम्यून सिस्टम मॉडिफायर हैं, राइट। वो इसके अंदर पावर होती है कि ये जो सेल्स हैं इम्यून सिस्टम को से स्किप कर लेती हैं अपने आप को, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इम्यूनोलॉजिकल मॉडिफायर यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है और इन सेल्स को फाइंड करता है और इनको किल करता है। नेक्स्ट, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूजेस। ड्रग्स में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी लिखता है कि मेनली ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग plants and fungi, राइट। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग पार्ट है और फंजाई है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। इनमें एक ड्रग्स जो है दिया है ओपिएट, ठीक है। ओपिएट ड्रग्स में है मॉर्फिन, और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है हेरोइन, राइट, ऑल्सो कॉल्ड स्मैक। मॉर्फिन का एसिटिलेशन करा देते हैं, एसिटिलेशन, राइट। तो इससे जो है हेरोइन बनती है, इसको डाई एसिटिल मॉर्फिन भी बोलते हैं, मॉर्फिन।
और ये एक वाइट बीटर कलरलेस क्रिस्टल कंपाउंड है। मॉर्फिन is extracted from latex of opium या poppy plant called Papaver somniferum। पेपर सोमनीफेरम। तो इसी के लेटेक्स, इसके जो फ्रूट्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं, उसके लेटेक्स से मॉर्फिन मिलती है। ये जो ड्रग्स है, इसके जो रिसेप्टर हैं, इसके रिसेप्टर्स दो जगह हैं और सबके एक ही जगह है, केवल ब्रेन इसके दो जगह हैं, इन सीएनएस, रिसेप्टर्स ऑन सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये दो जगह रिसेप्टर है। इसका जो फंक्शन है ये एक सेडेटिव है, यानी बॉडी फंक्शन को ये स्लो डाउन कर देती है, एंड एनाल्जेसिक, पेन किलर। एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है कि गिवन टू पेशेंट्स अंडरगॉन सर्जरी। तो सर्जरी में जो पेशेंट होते हैं, जाते हैं, तो उनको ये ड्रग्स दी जाती है कि जिससे उनको पेन ना होने पाए, राइट, और उनको नींद लग जाए। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दो स्ट्रक्चर दिया है, एक इसका मॉर्फिन का दिया हुआ है और एक कैनबिस का दिया हुआ, कैनाबिनॉइड का। तो जो इसमें है, इसमें मल्टीपल रिंग्ड स्ट्रक्चर है मॉर्फिन में, और कैनाबिनॉल में जो है एक सिंगल रिंग है, उससे ऐसे चेन निकली हुई है जिसमें ओएच जुड़ा हुआ है, राइट। अब कैनाबिनॉइड कैनाबिनॉल extracted from flowering part and leaves of weed hemp plant cannabis sativa, ये कैनबिस सटाइवा से मिलता है, राइट। इसका जो इफेक्ट है, ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी पर ये को चेंज करता है, इनहांस कर देता है, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑल्सो abused by sport persons, राइट, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा, जो कार्डियक आउटपुट है बढ़ा देगा, तो उनको ज्यादा स्टेमिना फील हो जाएगा। देन कोकेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम साउथ अमेरिकन प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, राइट। ध्यान रखेंगे, अमेरिका का है ये प्लांट। कोकेन इज ऑल्सो कॉल्ड कोक
एंड क्रैक। ये एक स्टूमुलेंट है, स्टूमुलेंट है, कॉजिंग यूफोरिया, यूफोरिया, राइट, फीलिंग ऑफ मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। ये इसका एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट causes hallucination, हेलुसिनेशन, उस पर्सन को कुछ का कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ओपन आई से ड्रीम करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये कोकीन है। आगे एनसाइटी लिखती है कि अदर जो हाइलुसिनोजेनिक ड्रग्स हैं उनमें एट्रोपाइन है और स्ट्रामोनियम है। जो एट्रोपाइन है वो एट्रोपा बेलाडोना से मिलती है और एट्रोपाइन फ्रॉम धतूरा, राइट, ये ठीक है धतूरा से, और ये एट्रोपाइन बेलाडोना से, राइट। आगे है कि कुछ जो ड्रग्स है, सम ड्रग्स लाइक एम्फेटामाइन, ये एक स्टिमुलेंट है, बार्बिटूरेट, बेंजोडाइजेपिन्स and similar drugs used for treating mental illness, mental illness, जो मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए, लाइक उसको नींद नहीं आ रही है, इंसोमिनिया, स्लीपनेसनेस, एंजाइटी, इंसोमिनिया, और ऑल्सो अब्यूज्ड, इनको भी लोग जो है अब्यूज्ड करते हैं, राइट। अब लास्ट में आप देखेंगे कि जो ये एडिक्शन है या अब्यूज है, इसका रिलेशन एडोलेसेंस है, यानी एज ग्रुप बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स, इस एज में है। यह एज एक ब्रिज है बिटवीन चाइल्ड एज एंड एडल्टहुड, इनके बीच की ब्रिज है। इस एज में बहुत ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन आते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनके अंदर हाई पे होती है, और कई बार ये एक ड्राइव दे देती है फॉर ड्रग्स यूजेस, और वो ड्रग्स यूजेस बाद में रिपीट होने शुरू हो जाती है, क्योंकि जानते हैं आप ड्रग्स के अंदर जो ड्रग्स है तो बॉडी का जो रिसेप्टर है उसके अंदर टॉलरेंस होता है, तो कुछ समय बाद उतने अमाउंट पर वो ड्रग्स काम नहीं करती, तो उस पर्सन को ज्यादा डोज लेना पड़ता है, और धीरे धीरे वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजूरियस हो जाता है। जब वो ड्रग्स को छोड़ता है तो बहुत ढेर सारे उसको विड्रॉल सिंड्रोम होने लगते हैं, जिसमें उसको सेकिंग ऑफ बॉडी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, इस तरह की चीजें उसको
अनवांटेड ट्रिमर, अनवांटेड चीजें होना शुरू हो जाती है और फिर उससे डेथ भी हो सकती है। तो सडन विड्रॉल कर दिया तो उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और जो धीरे धीरे उसके विड्रॉल को रेगुलेट करता है, राइट। तो ये हो गया ह्यूमन हेल्थ और एंड डिजीजेस के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करेंगे, इसके क्वेश्चन को करेंगे। ये रैपिड रिवीजन था, राइट, और कुछ चीजें इसमें मैंने डिटेल नहीं किया। आपके नीट के लिए ये जरूर हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।